हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट सिजोफ्रेनिया। देखिए, जो सिजोफ्रेनिया है वो क्या होता है, ठीक है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। सब कुछ मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, इससे 2004 से लगातार कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसके अंदर इसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हर बार इसके टाइप्स में से क्वेश्चन आता है। कई बार इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ लेता है, कई बार इसका मैनेजमेंट पूछ लेता है, और कई बार सिजोफ्रेनिया खुद पूछ लेता है, मतलब कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है, ठीक है। और 16 नंबर का क्वेश्चन बना देता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन आता है इससे, आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा आपके लिए, बट एक बार आप अपनी क्लास ले लेना तो आप कोई सी भी बुक पढ़ोगे तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। साथ ही अगर आप इन नोट्स को भी बना लोगे तो इन नोट्स से भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ओके। कई रहते हैं स्टूडेंट्स जिनको बुक्स रेफ़र करना अच्छा लगता है, बुक्स से नोट्स बनाना अच्छा लगता है, उनके लिए भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको क्या एक बेसिक नीड, जो बेसिक चीज़ होती है वो समझ में आ जाएगी। पूरा जो चैप्टर है उसकी जो थीम है वो किस बेसिस पे है वो सबको समझ में आ जाएगा, ओके। तो आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं अपन इंट्रोडक्शन से, ओके। सिजोफ्रेनिया इज ए फंक्शनल साइकोसिस। देखिए, फंक्शनल साइकोसिस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक टाइप बताया था, मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ वो टाइप। मतलब कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उनके जो टाइप्स है 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, साइकोसिस और न्यूरोसिस। अगर आपने वो वीडियो नहीं लिया है तो वो वीडियो लीजिए, ठीक है। साइकोसिस, डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस के नाम से है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको उसकी। एक बार उस वीडियो को अच्छे से देखिए, जिससे क्या फ़ायदा रहेगा आपको, उससे आपको ये पता रह जाएगा, क्योंकि जो आपकी जो फर्स्ट लाइन है ना ये फुलफिल हो जाएगी हमेशा। जैसे सिजोफ्रेनिया इज ए फंक्शनल साइकोसिस, ठीक है। अगर आपने वो टाइप्स पढ़े हैं तो आपको पता रहेगा कि कौन सा फंक्शनल है, कौन सा ऑर्गेनिक है, ठीक है, कौन सा साइकोसिस है, कौन सा न्यूरोसिस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी उससे। तो ये क्या है, सिजोफ्रेनिया इज ए फंक्शनल साइकोसिस। इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग और द ऑर्गेनिक पैथोफिजियोलॉजी आर एब्सेंट होती हैं। फंक्शनल साइकोसिस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर अगर आप सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करवाओगे ना तो उसकी फाइंडिंग है ना एब्सेंट आएगी, मतलब कि कोई फाइंडिंग शो नहीं होगी। जैसे एक नॉर्मल पर्सन होता है ना उसकी तरह ही उसके अंदर शो होगी। जैसे आपने सीटी स्कैन कराए, ब्रेन की सीटी स्कैन, एमआरआई कराई, तो जो एक नॉर्मल पर्सन होता है सेम उसकी तरह ही आपको सीटी स्कैन, एमआरआई प्रेजेंट मिलेगी, ठीक है। मतलब कि ऑर्गेनिक पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं रहेगी उसके अंदर, एब्सेंट रहती है उसके अंदर, ओके। फर्स्ट गिव वर्ड द रिगार्डिंग टू द सिजोफ्रेनिया, मतलब कि सिजोफ्रेनिया के रिगार्डिंग जो फर्स्ट वर्ड यूज किया गया था वो होता डिमेंशिया प्रीकॉक्स। क्या था? डिमेंशिया प्रीकॉक्स। ये देखिए, जो नोटसेट के पेपर वगैरह होते हैं, सीएचओ पेपर होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट गिवन वर्ड्स रिगार्डिंग टू सिजोफ्रेनिया कौन सा था। तो फर्स्ट रिगार्डिंग टू सिजोफ्रेनिया वर्ड है डिमेंशिया प्रीकॉक्स, ओके। जो किसने दिया था? एमिल क्रेपलिन ने दिया था, ओके। ये चीज़ें आपको क्या याद रखनी पड़ेगी। इससे क्या फ़ायदा रहेगा, जब भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम रहेगा या नोट सेट का हो गया, कोई सा भी एग्ज़ाम हो गया, इवन आप यूनिवर्सिटी पेपर में भी ये चीज़ें लिख के आओगे ना, तो आपकी जो कॉपी की जो रैंकिंग होती है ना वो एक अलग मैटर, मतलब कि अलग तरीके से की जाती है उसके अंदर, कि बच्चों को ये पता है कि पहले कहाँ से वर्ड आया, ठीक है, सेकंड किसने दिया। ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक नॉलेज होती है जो आपकी जो कॉपी का जो इम्प्रेशन होती है ना उसको बढ़ाती है। तो आप इनको है ना याद करके जाना, अच्छे से लिख के आना, ओके। सिजोफ्रेनिया नेम गिवन बाय द यूगन ब्लूरर, ठीक है। मतलब कि जो सिजोफ्रेनिया नाम है ना फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? यूगन ब्लूरर। तो अपन इसके अकॉर्डिंग है ना 4A साइन पढ़ेंगे, जो किसने दिए थे? ये ब्लूरर ने दिए थे, यूगन ब्लूरर ने ही 4A साइन प्रोवाइड किए थे अपन को, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो वो भी आज अपन पढ़ेंगे, ओके। अब देखते हैं अपन सिजोफ्रेनिया वर्ड मेड बाय 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है। सिजोफ्रेनिया, सिजो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक बड़ा वर्ड है, एक लार्ज वर्ड है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया अपने, जैसे कि सिजो और फ्रेनिया। सिजो का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड। मतलब कि इसका मीन क्या हुआ? इसका मीन ये हुआ कि इट इज़ द स्प्लिट इन माइंड,
मतलब कि दिमाग के अंदर दरार पड़ना। ओके, तो इससे क्या होता है, इट इज़ द स्प्लिट इन माइंड होगा। अब अपन चलते हैं इसकी डेफिनेशंस। इट इज़ ए नॉट ए डिसऑर्डर, ये कोई प्रकार का किसी प्रकार का डिसऑर्डर नहीं है। इट इज़ ए सिंड्रोम। देखिए सिंड्रोम और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। डिसऑर्डर का मतलब होता है कुछ एक पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से होता है। सिंड्रोम का मतलब होता है कि बहुत सारे डिजीज़ से एक बड़ी डिजीज़ का निर्माण होना, तो इसको बोले हैं सिंड्रोम। ओके, तो दोनों वर्ड्स में आपको डिफरेंस समझ में आया। यस, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि मतलब कि बहुत सारी मल्टीपल डिजीज की वजह से, मतलब कि मल्टीपल रिस्क फैक्टर या मल्टीपल इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से कोई डिजीज जनरेट हो रही है ना, तो उसको बोलेंगे सिंड्रोम ऑफ डिजीज। ओके, एक होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इटियोलॉजी की वजह से कोई डिसऑर्डर जनरेट हो रहा है या कोई डिजीज जनरेट हो रही है, तो उसको बोलेंगे डिसऑर्डर। ओके, तो ये क्या नहीं है, एक डिसऑर्डर नहीं है, ये क्या एक सिंड्रोम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जो करेक्टरिस्टिक्स शो की जाती है, जैसे बिहेवियर, अफेक्ट और थॉट्स। ये जो तीन वर्ड है ना, ये आपके डिफेक्ट होता है इसके अंदर। इसको अपन याद किससे रखेंगे, बेड से याद रखेंगे, बिहेवियर, अफेक्ट और थॉट। ठीक है, इसको स्टार मार्क करना। अब चलते हैं अपन ईटियोलॉजी की तरफ। ठीक है, ये ईटियोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं क्या बताऊं कि इस ईटियोलॉजी को आप है ना एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ ली ना, तो हर कोई सी भी डिजीज आ गई जहाँ पे आपको ईटियोलॉजी नहीं शो हो रही है, नहीं आ रहा है माइंड के अंदर कुछ भी, तो ये आप ये ईटियोलॉजी लिख के आ सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट है द एग्जैक्ट कॉज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज अननोन। मतलब कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है उनका एग्जैक्ट कॉज अननोन है। ठीक है, बट सम रिस्क फैक्टर्स आर द प्रेजेंट। मतलब कि कुछ रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो हर एक मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर अपन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट है बायोलॉजिकल। ठीक है, फर्स्ट है बायोलॉजिकल, सेकंड है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, और तीसरा है सोशियो कल्चर या सोशियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और चौथा होता है अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो चार हेडिंग्स के अंदर अपन ईटियोलॉजी को पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट अपनी है बायोलॉजिकल या फिजिकल फैक्टर्स, जिसके अंदर कौन कौन से आता है। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैसे कि बायोकेमिकल्स हो गए और जेनेटिक्स हो गई, फैमिली हिस्ट्री हो गई, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि जेनेटिक हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गया। फिजिकल डिप्रीवेशन का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी इन द बेसिक डेली नीड। अब देखिए किसी भी पर्सन की जो बेसिक डेली नीड क्या रहती है, फूड रहती है। ठीक है, मतलब कि खाना, रोटी, जिसको बोलते हैं रोटी, कपड़ा, क्लॉथ्स और मकान। ठीक है, तो तीन बेसिक नीड रहती है किसी भी पर्सन को सरवाइव करने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो वो बेसिक नीड्स इसके अंदर क्या होती है, फुलफिल नहीं होगी तो पेशेंट को क्या होगा, डिप्रेशन की कंडीशन हो गई, डिमेंशिया की कंडीशन हो गई, डिलीरियम की कंडीशन हो गई। ठीक है, ये कंडीशंस क्या होगी, जनरेट होगी उसके अंदर। ओके, मतलब कि मेंटल डिसऑर्डर्स उसके अंदर जनरेट हो गए। फिर आता है फिजिकली हैंडीकैप्ड। अब कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो बार बार वो जो हैंडीकैप्ड पर्सन है वो बार बार उस ऑर्गन्स के बारे में ज़्यादा सोचेगा जो उसके पास नहीं है, तो उससे उसके माइंड में क्या जनरेट होगा, सिजोफ्रेनिया की कंडीशन जनरेट होगी, डिमेंशिया की कंडीशन जनरेट हो सकती है, डिप्रेशन की कंडीशन जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिक है हिस्टोलॉजिकल फैक्टर्स जो आपको हर एक डिजीज में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, फिर आता है बायोकेमिकल। बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर की इम्बेलेंस की वजह से क्या होता है, डिसऑर्डर जनरेट होता है। ओके, फिर होता है अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी या सीजोइड। जैसे कि किसी की पर्सनैलिटी है बचपन से ही सीजोइड टाइप की पर्सनैलिटी है, तो उसको क्या होगा, सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं अपन। सेकंड कारण क्या था, साइकोलॉजिकल या साइकोसोशियल फैक्टर। साइकोलॉजिकल या साइकोसोशियल फैक्टर्स, इसमें क्या होता है, मैटरनल डिप्रीवेशन। देखिए मैटरनल डिप्रीवेशन का मतलब क्या होता है कि किसी के माता पिता की डेथ हो गई है, पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो उसको क्या, वो बचपन में ही डेथ हो गई तो उसको क्या थोड़ा ऐसे अनकम्फर्ट सा फील रहेगा हमेशा और लाइफ के अंदर कि यार मेरे मम्मी पापा ऐसे होते तो मैं ऐसा कर लेता। ठीक है, मतलब कि बार बार उनके बारे में सोचना, कई बार तो कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। ठीक है, फिर होता है पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न्स। पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपकी फैमिली है उसके अंदर डेली ही मतलब कि रोजाना ही आपके दंगे हो रहे हैं। दंगे बोले तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपके पापा का, चाचा के साथ, ताऊ जी के साथ, ठीक है, पड़ोसी के साथ।
तो ये होती है पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न। तो आप उनसे क्या होगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार डेली डेली लड़ना झगड़ना ये चीज़ें हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स करें, कोई भी आपको परेशान कर सकता है। फिर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है कि आप भी कोई भी कंफर्टेबल कंडीशन से अनकंफर्टेबल कंडीशन में जाओगे तो आपको वो स्ट्रेस जनरेट करेगी। ओके, अगर आप उस स्ट्रेस वाली कंडीशन में सर्वाइव कर पाओगे तो आप मेंटली हेल्थी हो, और अगर आप उस अपोजिट कंडीशन में अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाए तो आपके माइंड के अंदर स्ट्रेस की कंडीशन जनरेट होगी। ओके, फिर आता है सोशियो कल्चर या सोशियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी होती है उसके आसपास में क्या चल रहा है उसके बेसिस पे हमने इसके टाइप्स बनाए हैं। पहला होता है वॉर एंड वायलेंस। कोई वॉर हो रहा है या वायलेंस हो रहा है, वियोलेंस, ठीक है, हिंसा हो रही है या वॉर यानी होता है युद्ध हो रहा है। ओके, जैसे कि एक देश का, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से वॉर चल रहा है। वियोलेंस, कोई धमाके हो गए, मतलब कि हो गया बम ब्लास्ट वगैरह हो गए, तो ये होता है वियोलेंस होता है, जिसमें दूसरे पर्सन को किल करने का प्रयास किया जाता है या दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। ओके, तीसरा सेकंड होता है इकोनॉमिकल एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। अब देखिए डिप्रेशन सिजोफ्रेनिया की कंडीशन कब जनरेट होती है, जनरली अपन ने देखते हैं कि कोई जॉब करता था, ठीक है, कोई जॉब करता था, अब उसकी जॉब नहीं रही तो उसके अंदर क्या होगा, डिप्रेशन की कंडीशन जनरेट होगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये इटियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, तो ये भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। अब देखते हैं सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। देखिए टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना, तो लोगों की जो नौकरी वगैरह थी वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे एक जेसीबी है, ठीक है, पहले किसी मकान को या इधर से उधर कोई सामान पहुंचाना होता था, मतलब कि जैसे कि किसी घर को तोड़ के नया बनाना था, ठीक है, तो उस घर को तोड़ने के लिए 10 लोगों को बुलाया गया था, पहले 10 लोगों को बुलाया जाता था। बट आजकल क्या हो गया कि एक जेसीबी आती है, एक पर्सन आता है उसके अंदर, वो पूरा मकान को आधे घंटे के अंदर 30 मिनट से 1 आवर के अंदर उस सरफेस को क्लीन कर देता है या उस जो मकान होता है उसको तोड़ देता है। और ये 10 लोग मिलकर भी 3 या 5 दिन के लगभग लगा देते थे, ठीक है, तो ये काम जल्दी हो रहा है। ठीक है, ये एक फ़ायदा है कि काम जल्दी हो रहा है, ठीक है, कि काम जल्दी हो रहा है, ये सही है। बट ये इसका नुकसान हो गया, मतलब कि इनका जो एम्प्लॉयमेंट था ना वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इनकी जो नौकरी थी ना वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इनका जो रोजगार था वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। समझ रहे हो आप? तो इससे क्या हो गया, इन जो 10% है इनमें क्या हो गया, डिप्रेशन की कंडीशन जनरेट हो गई, सिजोफ्रेनिया की कंडीशन जनरेट हो गई, ठीक है, जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स है वो क्या होगी, जनरेट कंडीशन इनके अंदर हो जाएगी। ओके, अब अपन चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। अदर फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, जैसे साइको एक्टिव सबस्टांस, जैसे कि साइको एक्टिव सबस्टांस का यूज करता है, ठीक है, लॉस ऑफ लव्ड पर्सन, कोई जिससे प्रेम करता था उस पर्सन की डेथ हो गई। फिर आता है इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल लॉस, किसी को इकोनॉमिकल लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, ठीक है, कंपनी थी बढ़िया चल रही थी, ओके, बट किसी भी वजह से लॉस हो गया, तो वो जो पेशेंट वो सिजोफ्रेनिया और इनकी डिप्रेशन की कंडीशन में क्या होती है, उनको जनरेट ज़्यादा होती है। पोस्ट इमोशनल ट्रॉमेटिक इवेंट, जैसे कि कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया तो उसके बाद में क्या होता है कि जो पर्सन है ना उसके बारे में बार बार ज़्यादा सोचता है, तो इस वजह से भी उस पेशेंट के अंदर क्या होती है, कंडीशन जनरेट हो सकती है। ओके, तो ये हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े हैं। आई होप आपको ये समझ में नहीं आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस से वीडियो को देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। पूरा कंप्लीट वीडियो देखना, थोड़ा स्लो है वीडियो, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन क्या नई चीज़ें हैं आपको धीरे धीरे समझाना जरूरी होता है। फिर आता है फैक्टर्स अबाउट द सिजोफ्रेनिया, कौन कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से सिजोफ्रेनिया ज़्यादा देखा गया है, मतलब कि किन के अंदर ज़्यादा दिखे, इंसिडेंस देखते हैं अपन इसके अंदर, फैक्ट्स अबाउट सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो फर्स्ट है इसके अंदर, ये किस में ज़्यादा होता है, मेल में। देखिए एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए जो भी साइकोसिस वाले जो डिसऑर्डर्स हैं वो मेल में ज़्यादा होते हैं फीमेल की तुलना में, ओके, और जो न्यूरोसिस वाले जो डिसऑर्डर्स हैं वो फीमेल में ज़्यादा होते हैं मेल की तुलना में, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट अगर आपको पता है तो ये आप फर्स्ट लाइन आप खुद से फील कर सकते हो, हर एक डिजीज के अंदर फील कर सकते हो, ठीक है।
कि साइकोसिस वाली आपको पता चल गया कि ये डिजीज़ है, तो इसके अंदर कौन सी डिजीज़ कंडीशन जनरेट हो सकती है, किसकी मेल के अंदर ज़्यादा होगी या फीमेल के अंदर ज़्यादा होगी, तो आप आराम से बता सकते हो। ओके, मतलब कि जितने भी साइकोसिस वाली जो डिसऑर्डर है वो किस में ज़्यादा पाएंगे, मेल के अंदर ज़्यादा रहते हैं। और जो न्यूरोसिस वाली जो साइकोसिस डिसऑर्डर है, मतलब कि न्यूरोसिस वाली जो मेंटल डिसऑर्डर्स है वो किस में ज़्यादा पाए जाएंगे, फीमेल में ज़्यादा पाए जाएंगे। अब न्यूरोसिस वाले एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ठीक है, इसके लिए आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि साइकोसिस और न्यूरोसिस वाले जो डिसऑर्डर्स की मैंने क्लास ली है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है उसके अंदर, उस क्लास को लीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर वहाँ मिल जाएगा। तो ना मेरा पढ़ाने का कोरिलेट करने का तरीका है, मैं ऐसे नहीं है कि जो आज टॉपिक है सिजोफ्रेनिया तो इसी को कंप्लीट करूँ, ठीक है, जो मैंने पीछे पढ़ा दिया या जो आगे आने वाला है, तो सब चीज़ों को एक जगह लाके अगर पढ़ा है ना तो वही एक अच्छी स्टडी होती है, ठीक है। कंपेरेटिव स्टडी इज़ बेटर स्टडी। ओके, फिर आता है हाई आईक्यू एंड लो आईक्यू। भाई जिसका आईक्यू कम है तो उसके अंदर डिप्रेशन इनकी कंडीशन ज़्यादा जनरेट होगी, ठीक है। ओके, फिर होता है इंसिडेंस होता है 3:1000, मतलब कि 1000 लोगों में से 3 को ये डिजीज होती है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। फिर आता है हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। भाई जिसका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा, उसके पास संसाधनों की कमी रहेगी, तो उसके अंदर डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मेंटल डिसऑर्डर्स के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, फिर आता है मैरिटल और अनमेरिड। देखिए जो मैरिड अनमेरिड पर्सन होगा ना, उसके पास क्या होता है कि कोई रहता नहीं है साथ में, जैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें, अपनी इंटरनल फीलिंग्स शो कर सके उसको, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, ये ज़्यादा रहता है। अब मैरिड पर्सन के पास तो क्या होता है कि कुछ भी डिप्रेशन की कंडीशन जनरेट हुई, ऐसे कोई स्टिमुलाई उसको मिलेंगे तो वो क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है अपने पार्टनर के साथ। ओके, फिर आता है न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। इसमें क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, देखिए न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, मैं हर एक क्लास में बता रहा हूँ आपको कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है दो न्यूरॉन को कनेक्ट करने के लिए जो बीच का जो माध्यम होता है ना, वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से क्या करता है, कनेक्ट करता है और इम्पल्स का ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो डोपामिन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब डोपामिन के लेवल के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, सिजोफ्रेनिया की कंडीशन क्या होती है, जनरेट हो जाती है पेशेंट के अंदर। ओके, तो इसी प्रकार से और न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनके द्वारा जैसे अदर न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से क्या होता है, अदर डिजीज जनरेट होती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको बता दिया कि डिप्रेशन किसकी वजह से होता है, तो जो सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन है उनका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि डिप्रेशन की कंडीशन जनरेट होती है।